हमारे सामने ये स्पष्ट हो गया। कल हम लोगों ने बात की थी कि दुभाषिया क्या है, और ये हम लोगों ने देखा था दुभाषा से हमारा तात्पर्य है जिसे दो भाषाओं का ज्ञान हो। ये बात हम लोगों की हुई थी। साथ में हमने ये भी कहा था कि वैसे तो अनुवादक का काम भी दो भाषाओं में करना होता है, लेकिन चूंकि अनुवादक जो होता है वह लिखित रूप से अनुवाद करता है, लिखित रूप से स्रोत सामग्री को लक्ष्य सामग्री में परिवर्तित करता है, लेकिन वह लिखित रूप में करता है। लेकिन जो दुभाषिया होता है वह स्रोत सामग्री को लक्ष्य सामग्री में मौखिक रूप से अनुवाद करता है। तो दुभाष्य का कार्य अपेक्षाकृत अनुवादक के अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता कि अगर उसको किसी सामग्री में कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो वह उसको समझने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से विचार विमर्श कर सके, या किसी डिक्शनरी के माध्यम से या शब्दकोश के माध्यम से वह उस चीज़ को देखकर सही कर ले। और ना ही दुभाषिया के पास इतना अवकाश होता है कि वह जो बात मुंह से निकल गई है उसको फिर से परिवर्तित कर सके। अनुवादक के पास समय पूरा होता है। अनुवादक जो है जब बाद में पढ़ता है अपने ड्राफ्ट को, और जब वह देखता है कि उसमें कोई कमी रह गई है तो वो उस ड्राफ्ट के माध्यम से वह उस कमी को पूरा कर लेता है। लेकिन दुभाषिया के पास यह संभव नहीं हो पाता। तो इस कारण से जो दुभाषिया है उसका कार्य अनुवाद की अपेक्षा अत्यंत कठिन हो जाता है। अब हम लोग आज देखेंगे कि आखिर दुभाषिया के अंदर वह कौन से गुण होने चाहिए। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं। अगर आप अनुवादक और दुभाषिया का जो मैंने 10 अंतर आपको बताए थे, उन 10 अंतरों को देख लें तो आपको स्वयं आभास हो जाएगा कि दुभाषिया में कौन कौन से गुण होने चाहिए। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि दुभाषिया के अंदर कौन कौन से विशेष गुण होने चाहिए, जिससे कि वह अपनी प्रतिभा को निखार सके और जो कार्य उसको सौंपा गया है उस कार्य को भली भांति पूर्ण कर सके। इसके लिए सबसे पहले बात तो ये आती है कि जो भी अनुवादक है या जो भी दुभाषिया है, उस दुभाषिया को दोनों भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यानी कि पहली बात क्या आई सामने कि जो भी दुभाषिया का कार्य कर रहा है उस को स्रोत भाषा और स्रोत भाषा के साथ साथ जो उसकी मूल भाषा है उसके जानकारी, चाहे व्याकरणिक नियमों की बात हो या उन भाषाओं की संस्कृति की बात हो या उस भाषा की संरचना की बात हो, स्ट्रक्चर की बात हो, उसको उसकी पूर्ण जानकारी दोनों भाषाओं की होनी चाहिए। अगर उसे दोनों भाषाओं की पूर्ण जानकारी व्याकरणिक रूप से नहीं होगी तो निश्चित रूप से वह जिस चीज़ का मौखिक अनुवाद कर रहा है उसके वाक्य विन्यास में कहीं ना कहीं अंतर कर देगा, जिस कारण से बात का अर्थ का अनर्थ हो जाने का की संभावना निरंतर हमको दिखाई पड़ती रहेगी। दूसरी बात मैंने आपसे कहा था कि जो दुभाषिया है, दूसरा गुण क्या होना चाहिए दुभाषिया का, कि उसकी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि वह एक व्यक्ति के द्वारा बोली हुई बात को दूसरे व्यक्ति के द्वारा समझे जाने वाली भाषा में मौखिक रूप से अनुवाद कर रहा है। अगर वह किसी भी एक शब्द को सुनने में समर्थ नहीं होता है या सक्षम नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए उसका अनुवाद करना कठिन होगा, क्योंकि अगर श्रवण शक्ति उसकी ठीक नहीं हुई तो फिर कभी कभी क्या होता है, शब्द जो है बलाघात से यानी कि अधिक जोर देने पर, जैसे कि एक छोटा उदाहरण दे के देख सकते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा आपके मित्र आपको मिलते हैं और उस मित्र पर आपको व्यंग करना है। आपने कहा अरे आप तो बड़े महान हैं। जहां आपने महान को खींच के बोल दिया
तो सारी महानता उसकी वहाँ पर समाप्त हो जाती है कि ये व्यंग किया गया, तुम बन तो बड़े आदमी रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वही महान अगर सामान्य रूप से बोला जाए कि आप बड़े महान हैं तो वहाँ पर वह अर्थ दूसरा होगा। और जब बालाघात से बोला जाएगा कि आप तो बड़े महान हैं तो वहाँ पर जो है अर्थ बदल देगा। तो अगर उसकी शक्ति, जो श्रवण शक्ति है दुभाषिया की, अगर अच्छी नहीं है तो वह इस तरह की गलती कर सकता है। अनुनासिकता यानी कि जिसमें अंग की बिंदी लगती है, कभी कभी इन शब्दों को भी कहने में कठिनाई हो जाती है। किसी ने कहा कि हंस दिया, हंस दिया, तो हंस दिया, हंस दिया, इसमें अनुनासिकता से अंतर आ जाएगा कि हंस की बात कर रहा है कि हंसने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर श्रवण शक्ति अगर दुभाषिया की बहुत मजबूत है, उसे रखनी चाहिए, क्योंकि अनुवादक को सुनने की आवश्यकता अधिक नहीं है। अगर उसकी आंखें ठीक हैं, उसका ज्ञान ठीक है, तो वो अनुवादक तो किसी सामग्री को पढ़ेगा और उसको पढ़ने के बाद वह उसको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है, दूसरी बार में समझ लेगा, तीसरी बार में समझ लेगा और उसका अनुवाद कर लेगा। लेकिन दुभाषिया के पास इतना अवकाश नहीं होता। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने बार बार ये कहा कि सर पार्डन, सर आपने क्या कहा, सर आपकी बात समझ में नहीं आई, तो ये एक अनुशासनहीनता मानी जाती है। ये प्रोटोकॉल के अंतर्गत पूरी तरह से नगण्य है। यानी कि आपको जो बात कही गई है उसे दोबारा पूछने का संवैधानिक रूप या संवैधानिक कहूँगा वैधानिक रूप से अधिकार नहीं। अगर आप पूछते हैं तो ये आपके अपने कर्म के प्रति लापरवाही मानी जाएगी। अतः आपकी श्रवण शक्ति यानी कि दुभाषिया की जो सुनने की क्षमता है वह अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, उच्चारण दुभाषिया का बहुत अच्छा होना चाहिए। और चूँकि अगर वह दो भिन्न भाषियों के बीच में संवाद स्थापित कर रहा है या संप्रेषण कर रहा है और उसके उच्चारण में अगर दोष है तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। मैंने कल उदाहरण दिया था ना कि खाना हाथ ही से खाना है, हमें कहना है, लेकिन आप ये कहें खाना हाथी से खाना है तो वो एलिफेंट ढूंढने लगेगा दूसरा व्यक्ति कि हाथ कहाँ चला गया। ठीक ऐसी स्थिति में देखिए अनुवादक की स्थिति अलग है। अनुवादक को शब्द के लेखन में बड़ी स्थिरता रखनी पड़ती है। एक बड़ा बढ़िया शेर है, कल भी मैंने कोट किया था आपके सामने, लिखकर मेरा नाम रहमत राह पे नुक्ता रख दिया, इस कदर जलते हैं लोग मेरे नाम से। अब रा शब्द पहले लिखा रहमत, रहमत में होने माने होता है कि दया करने वाला, कृपा करने वाला। लेकिन अगर रा के नीचे नुक्ता लगा दें फारसी में, उर्दू में, तो वो हो जाता है जहमत, यानी कि जो हमें कष्ट देने वाला हो जाए, कठिनाई देने वाला हो जाए। तो जो अनुवादक है, जो लिखित रूप से अनुवाद कर रहा है, वह तो इस चीज़ को सुधार सकता है, लेकिन दुभाषिये के पास यह सुधारने का अवकाश नहीं है। अतः उसकी श्रवण शक्ति अच्छी होगी, उसका उच्चारण अच्छा होना चाहिए। अगर उच्चारण अच्छा नहीं हुआ, आप देखते हैं बहुत से लोग दंत शाह, तालब शाह, मूर्धन शाह, इनमें अंतर कर देते हैं, शाह, सा, श, है ना, इन तीनों में अंतर आ जाता है। और जब इन तीनों को अगर आप उनके व्याकरणिक अंदाज से सही उच्चारण नहीं करेंगे तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। अतः उच्चारण जो है हमारा ठीक ठीक होना चाहिए। स्वर में कितना समय लगना है, व्यंजन में कितना समय लगना है, अगर किसी प्रकार से ओम आदि का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें जो हमें तिगुना समय लग रहा है, उस वह समय कितना लगना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर दुभाषिये को ये जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं वह अपने कर्म में निष्फल दिखाई पड़ेगा। चौथी बात आती है हमारे सामने कि दुभाषिये को जो है उसमें आत्मविश्वास भरा हुआ होना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। यह उसके व्यक्तित्व का एक विशेष गुण होना चाहिए।
कारण क्या है कि अगर दुभाषिया घबरा गया, मान लीजिए किसी ने कोई बात कही, वह उसका अर्थ समझ पा रहा है लेकिन सामने वाले को नहीं समझा पा रहा है, या वह घबरा गया कि इसको मैं किस तरह से समझाऊं, या इसने जो बात कही है कोई अच्छी बात मान लीजिए नहीं कही है, और वह अच्छी बात जो नहीं कही है सामने वाले से कहता है तो उसको बुरा लग जाएगा, तो ऐसी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए। उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर वह ढंग से नहीं सुन पाया है तो ऐसी स्थिति में अशुद्ध होने की गुंजाइश है, लेकिन उसको उस बात को अपनी प्रत्युत्पन्न मति से इस प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए जो कठोर बात कही है उसको इस तरह से कहे दूसरा व्यक्ति समझ भी ले और वह गुस्सा ना आए, या वह गुस्सा ना हो पाए, या उस बात को समझकर जो उत्तर वह देना चाहता है वह सही उत्तर उसके सामने रख सके। तो एक आत्मविश्वास दुभाषिया का एक गुण ये भी दिखाई पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे दुभाषिया जो है वह वक्ता को बोलने का अवसर देना चाहिए, यानी कि उसके पास धैर्य भी होना चाहिए कि अगर वक्ता शीघ्र बोलने से बोल रहा है और दुभाषिया को उसको गति पकड़ने में कठिनाई हो रही है तो वहाँ पर वह समस्या कहीं उत्पन्न हो जाती है। तो दुभाषियों को वक्ता के शीघ्र बोलने से अनुवाद में कुछ कठिनाई हो रही हो तो वक्ता को कुछ धीमी गति से बोलने के लिए वह कह सकता है। यह नहीं कि अगर वह जल्दी जल्दी बोल रहा है, क्योंकि आपको इतना समय चाहिए कि जो वक्ता ने यानी श्रोत भाषा वाले वक्ता ने जो बोला है, जो हमारा सोर्स है, उस सोर्स ने जो बोला है, जब वह टारगेट तक पहुंचाना है हमें, तो हमें इतना स्पेस मिलना चाहिए कि हम उसके बीच में अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकें। तो वक्ता को धीरे धीरे बोलने के लिए आप कहें कि सर थोड़ा सा धीमे बोलिए क्योंकि मुझको बड़ी कठिनाई हो रही है। हाँ, इसमें आपको विनम्रता का भी ध्यान रखना है। गणेश और वेदव्यास का किस्सा आप सबने सुना होगा। जानते हैं कि वेदव्यास ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को चाहता हूँ कि मैं जब मैं बोलूँ तो वह मुझको टोके नहीं और निर्बाध गति से लिखता चला जाए। सबको ढूंढा गया, कौन ढूंढ के आया? गणेश जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वेदव्यास जी जो बोलेंगे गणेश जी को लिखना है, और गणेश जी जो है लगातार लिखते रहें। गणेश जी ने शर्त लगा दी, उन्होंने शर्त लगा दी अगर वेदव्यास ने बोलना छोड़ दिया या रुक गए तो फिर मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास समझ गए कि सामने वाला व्यक्ति भी जो है बेश तेज तर्रार है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं लगातार बोलता रहूँगा और गणेश जी लिखते रहेंगे, लेकिन मुझे यह अधिकार है पूछने का कि मैं पढ़वा कर गणेश जी को बीच बीच में देख लूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वह सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो ये है चालाकी, ये चालाकी है कि जहाँ पर वेदव्यास को सोचने समझने का, जब वह गणेश जी पढ़ते थे, जब वो पूछते बताओ भाई तुमने क्या लिखा, जब गणेश जी उसको पढ़ के सुनाते थे उतनी देर में वेदव्यास जी आगे की चीज़ें सोच लिया करते थे। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जो दुभाषिया है, तो अगर कोई ऐसा तीव्र बोलने वाला, तेज बोलने वाला वक्ता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको लिखने में कठिनाई हो रही हो, तो आप ये कह सकते हो सर थोड़ा सा धीमे। कक्षा में आमने सामने हम लोग कह लेते हैं सर हाँ सर इसके बाद, सर इसके बाद, लेकिन ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वक्ता ऐसे तीव्र गति से बोलने वाला है तो दुभाषिया विनम्रता के साथ उससे यह अनुरोध कर सकता है कि आप थोड़ा धीमे बोलें, जिससे कि हमें अपनी बात को ट्रांसलेट करने में या दूसरे को समझाने में कोई कठिनाई सामने ना आए। एक बात और ध्यान देने वाली है कि दुभाषिया को अपनी तरफ से बहुत अधिक व्याख्या नहीं करनी चाहिए। दुभाषिया जो अनुवाद करे वह छोटे छोटे वाक्यों में अनुवाद करे। छोटे छोटे वाक्यों में अनुवाद करेगा तो समझने वाला व्यक्ति, दूसरे से समझाना है, वह व्यक्ति आसानी से समझ लेगा। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप सामग्री कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो एक किताब में बिना फुल स्टॉप और कॉमा के कभी कभी 4, 6, 8, 10 लाइन का वाक्य पूरा चला जाता है, और जब उस वाक्य को आप
पहली बार पढ़ते हैं तो लगता है कि पहले से अंतिम तक पहुँचते पहुँचते उसका कुछ छोर छूट गया है, अर्थ समझ में नहीं आया। वहाँ तो आप दोबारा पढ़ लेते हैं लिखित में, लेकिन मौखिक रूप से इसका अवसर नहीं मिलेगा। कहा गया है ना कि अगर शब्द मुंह से एक बार निकल जाते हैं तो उनको दोहराना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि हमारे लोक साहित्य के जो गायक कलाकार होते हैं वह तत्काल रचना को बनाकर प्रस्तुत करते हैं, और अगर वह तत्काल बनाकर रचना को प्रस्तुत कर रहे हैं या किसी पुरानी रचना को भी सुना रहे हैं, तो अगर आप उनके 3-4 पाठ आप इकट्ठे कर लोगे ना, 3-4 टेक्स्ट, यानी कि उन्होंने पहली बार जो सुनाया, दूसरी बार जो सुनाया, तीसरी बार जो सुनाया, आप ये मानकर चलें कि वह एक सा नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई शब्द उसमें बदल जाएगा। यानी कि मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूँ, अगर इस वाक्य को, इस बात को मुझे पुनः दोहराना पड़ जाए तो निश्चित मानकर चलिए कि अगर मेरे पास लिखित चीज़ें नहीं हैं तो वह वाक्य जो है कहीं ना कहीं बदल जाएगा, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन, चाहे क्रिया में, संज्ञा में, कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई परिवर्तन सहज रूप से आ जाएगा। वाक्य का अर्थ का अनर्थ तो नहीं होगा, वाक्य वैसा ही बना रहेगा, लेकिन जो उसका शब्दशः अगर आप देखोगे तो शब्दशः वह वाक्य उसी प्रकार से चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अतः दुभाषिया को छोटे छोटे वाक्यों को, जो बात श्रोता ने कही उस समझकर उसका उत्तर दूसरे तक पहुंचाना चाहिए। इसी तरह से अनुवादक जो होता है, यानी कि हम ये कहें, बल्कि इसको इस तरह से कहें कि दुभाषिया को पर्यायवाचियों का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही शब्द के कई कई पर्यायवाची होते हैं, और आप ये मान कर चलें कि हर पर्यायवाची अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ अलग से भी व्यंजित करता है। अब वर्षा हो रही है, वर्षा में फुहार पड़ रही है, मूसलाधार हो रही है, बौछार हो रही है, सामान्य रूप से दिखाई पड़ेगा सब वर्षा के पर्यायवाची हैं, लेकिन बौछार होने की आप जानते हैं, बौछार अगर हो रही है तो इसकी क्या स्थिति होगी, मूसलाधार हो रही है तो इसकी क्या स्थिति होगी, बूंदें टपक रही हैं तो उसकी क्या स्थिति होगी, वर्षा सभी हैं। तो आपको अगर पर्यायवाची का ज्ञान नहीं है दुभाषिए को, तो कभी कभी जो बात वक्ता कहना चाहता है श्रोता तक पहुंचाने में सही बात सक्षम वह नहीं हो पाता। अनुवादक के पास स्थिति वह नहीं है। अनुवादक तो समय उसके पास पर्याप्त है, वह पर्यायवाची कोश उठाएगा, उसमें से ढूंढ लेगा कि इसका सही पर्याय क्या है, लेकिन जो दुभाषिया है उसको तत्काल पर्यायवाची ढूंढना पड़ता है, और अगर पर्यायवाची तत्काल नहीं मिल रहा है तो उसको अपनी प्रत्युत्पन्न मति से तुरंत जो है उस शब्द की व्याख्या करके समझा देना चाहिए, अपने जो उसका श्रोता है उसको बता देना चाहिए। मैं एक बात बार बार दोहरा रहा हूँ, जिसे हम कह रहे हैं प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति से मेरा क्या तात्पर्य है, इसको मैं, इसका अंग्रेजी है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि तत्काल निर्णय लेकर अपनी बात को कहने की क्षमता, यह कहलाती है प्रत्युत्पन्न मति, यानी कि अपनी बुद्धि से तुरंत निर्णय लेना, क्योंकि आपके पास गुंजाइश नहीं है। तो दुभाषिया में प्रत्युत्पन्न मति होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर उसके अंदर प्रत्युत्पन्न मति नहीं होगी तो जो श्रोता ने मुहावरे, लोकोक्तियों और कहावतों का जो प्रयोग किया है तो वह उनका सही सही अर्थ श्रोता तक नहीं पहुंचा पाएगा। और मैंने कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि हो सकता है कि वक्ता कोई ऐसी कड़वी बात कह दे जिससे कि श्रोता अगर सही समझ जाए या सही उसको बात सीधे उस पर, उसके मस्तिष्क पर या हृदय पर प्रहार कर दे, तो उनका संवाद जो है वह बिगड़ सकता है। तो दुभाषिए को अपनी प्रत्युत्पन्न मति से ऐसे कठोर वाक्यों को बहुत ही सहज ढंग से, सरल ढंग से समझाते हुए, व्याख्या करते हुए अगले व्यक्ति तक यानी श्रोता तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि उनमें संवाद निरंतर बना रहे।
इसके बाद एक गुण और आता है दुभाषिए में कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है स्मरण शक्ति सबकी ही अच्छी होना चाहिए, लेकिन दुभाषिए की स्मरण शक्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसे पलक झपकते ही उचित शब्द, उचित वाक्यांश और मुहावरे याद आ जाने चाहिए। क्योंकि अगर उसको मुहावरे याद नहीं आए, वाक्यांश याद नहीं आया या उचित शब्द जो कह रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई जल्दी जल्दी बोल जाता है तो उस शब्द को हमने सुना तो है लेकिन वो शब्द पकड़ नहीं पाते हैं कि वह शब्द क्या बोला। तो उस समय हमारे लिए आवश्यक है हमारी स्मरण शक्ति अच्छी हो कि अगर हमने मान लो किसी की बात को पूरा नहीं भी सुन पाए हैं तो इस शब्द के बाद उसने ये शब्द बोला होगा, इसका ये हम अंदाज़ा कहीं ना कहीं लगा लेते हैं। तो इस बात का भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो स्मरण शक्ति हो दुभाषिए की वह अच्छी हो। एक बात और कि अगला बिंदु जैसे कि हम कह सकते हैं कि दुभाषिए का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, ये भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि जब भी दुभाषिया बात कर रहा है तो वह ऐसे दो विभिन्न भाषियों के बीच में बात कर रहा है। दोनों का रहन सहन, दोनों का खान पान, दोनों का स्थान, वे सब चीज़ें अलग अलग है। और अलग अलग होने पर मान लीजिए वह कहता है कि मैं, मान लीजिए बात हो रही है कि एक कोई जो है कश्मीर का है और कोई जो है कन्याकुमारी का है। वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई ऐसी बात वह कहता है कि बड़ा प्लीजेंट मौसम है, सामान्य मौसम है, तो हो सकता है कि ह्यूमिडिटी या उमस से अलग हटकर वो कह रहा हो कन्याकुमारी वाला कि सामान्य मौसम है, और जो कश्मीर वाला है वो सोच रहा हो कि बर्फ़ गिरना बंद हो गई है और उसके बाद जो है वर्षा नहीं हो रही है, ठंड थोड़ी गुलाबी गुलाबी सी है, वह सामान्य मौसम है। तो उसको यह जानकारी, सामान्य ज्ञान कि कौन सी नदियाँ वहाँ पर हैं, कौन से पहाड़ वहाँ पर हैं, कौन से पर्यटन स्थल वहाँ पर हैं, वहाँ पर कौन कौन से मंत्री या वहाँ पर सत्ता किसकी है, ये सब सामान्य ज्ञान की बातें दुभाषिया को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वक्ता जो बात कह रहा है उस वक्ता की उस बात को अगर वह एब्रीविएशन में, परिवर्णी में या अन्य किसी तरह से कह रहा है तो उसे समझने में सक्षमता प्राप्त होगी। तो सामान्य ज्ञान उसके अंदर होना अनिवार्य है। दूसरी बात एक और ध्यान रखने वाली है कि दुभाषिया जो है एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। क्योंकि अगर वक्ता अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से अपनी बात को संप्रेषित करने में वह सक्षम नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए वो हगलाता है या जब वह बात को कहता है तो ना रुक रुक कर कहता है कि सामने वाले को ऊबन होने लगती है, या वह इतनी जल्दी जल्दी वाक्य कह देता है कि दूसरा व्यक्ति उस बात को समझने में सक्षम नहीं होता, तो उसका सही उत्तर देने में भी स्थिति नहीं बनेगी। तो एक वक्ता अच्छा हो। अब एक अच्छे वक्ता के अंदर कौन से गुण विशेष होने चाहिए, ये सब भी इन्हीं बिंदुओं में छिपे हुए हैं। उसका उच्चारण अच्छा होना चाहिए, उसको व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, उसका वाक्य विन्यास सही होना चाहिए, उसके जो बोलने का आरोह अवरोह है, जो उसका क्रम है, जो उसका प्रवाह है, वह ठीक ठाक होना चाहिए। अगर वह ठीक ठाक होगा तभी वह बोलने में, अपनी बात को कहने में, सामने वाले को प्रभावित करने में सक्षम हो सकता है, वरना उसके सामने कहीं ना कहीं कोई कठिनाई अवश्य आ जाएगी। इसके बाद एक बिंदु और महत्वपूर्ण है कि दुभाषियों को जो है बड़ा शांत प्रकृति का होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको क्रोध किसी बात पर आ गया या वह किसी बात को सुनकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा तो फिर वह एक अच्छा दुभाषिया नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो दोनों व्यक्ति के बीच में वह संवाद स्थापित कर रहा है वह उसके लिए एक प्रकार से ग्राहक या कस्टमर ही हैं जो उसको शुल्क देंगे। और आपने हमेशा दुकानों पर लिखा हुआ पढ़ा होगा कि लिखा रहता है ग्राहक ही भगवान है। तो अगर कोई वक्ता कोई बात गुस्से में कह रहा है या श्रोता कोई प्रतिक्रिया गुस्से में दे रहा है तो प्रतिक्रिया वो दुभाषिए के लिए नहीं कर रहा है, वह प्रतिक्रिया एक दूसरे के लिए आ रही है।
और अगर उस प्रतिक्रिया को सुनकर दुभाषी अपना संतुलन खो बैठा तो निश्चित रूप से बातचीत में व्यवधान होगा और आपको या दुभाषी को अपने उस कर्म से विमुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गुस्सा हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो उस स्थिति में आप अपना कार्य दक्षतापूर्ण रूप से करने में सक्षम नहीं होंगे। तो बहुत ही शांत स्वभाव का दुभाषी को होना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ है कि सामान्य ज्ञान की जानकारी है, भाषा की जानकारी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मंत्र आपके पास होना चाहिए कि दुभाषिया जो है उसे अध्ययनशील होना चाहिए। अध्ययनशील जैसे हम छात्रों से अपेक्षा करते हैं, हम अध्यापकों से अपेक्षा करते हैं कि इन्हें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। दुभाषिए को भी निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वह जिस 2 या 3 भाषाओं का ज्ञान रखता है, उन 3 भाषाओं में, उन 3 भाषाओं के स्टेट में या देश में या राज्य में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो अपडेट्स हैं, उनको उसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। वह जानकारी कब मिलेगी? जब आप निरंतर अध्ययन में संलग्न रहेंगे। तो यह एक शर्त भी है आपकी कि आपको या दुभाषिए को, जो दुभाषिया कर्म कर रहा है, उसके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए और निरंतर अपने आप को अपडेट करने के लिए जो समाचार पत्र हैं, जो पत्रिकाएं आ रही हैं, उनको भी पढ़ते उसको रहना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, क्योंकि मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है अर्थ संबंधी बातचीत के लिए एक मीटिंग में जुड़े हुए हों, कुछ लोग राजनीतिक परिचर्चा के लिए एक मीटिंग में जुड़े हुए हों। वैसे तो राजनीतिक विशेषज्ञ अलग होंगे, आर्थिक विशेषज्ञ अलग होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसी बात के करते समय, समझौता करते समय हमें आर्थिक की आवश्यकता भी है, राजनीतिक की आवश्यकता भी है, सामाजिकता की आवश्यकता भी है, धार्मिकता की आवश्यकता भी है। तो आपको इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो पारिभाषिक शब्दावली है, इस सब की जानकारी दुभाषिए को होनी चाहिए। और ये तभी आएगी जब आप धैर्य के साथ अध्ययन में अपने आप को प्रवृत्त रखेंगे। अगर आप अध्ययन में अपने आप को प्रवृत्त नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आप दुभाषिया के कर्म को उचित ढंग से करने में सक्षम नहीं होंगे। ये गुण होना दुभाषिए में अत्यंत आवश्यक है। ये अनुवादक पर भी लागू होते हैं, लेकिन बस मूल मंत्र ये है कि अनुवादक के पास हर चीज़ को सोचने का, समझने का, लिखने का, विचार विमर्श करने का अवसर होता है, लेकिन दुभाषिए के पास इस तरह का कोई अवसर नहीं होता, क्योंकि उसे जो भी कर्म करना है उसे तत्काल अपना कर्म को पूर्णता देनी है। अगर तत्काल कर्म करने में सक्षम नहीं होगा तो वह अपने दायित्व का पूर्ण निर्वाह नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि दुभाषिया क्या होता है, दुभाषिए की क्या प्रक्रिया है, दुभाषिया और अनुवाद में या अनुवादक में क्या अंतर है, और दुभाषिए में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन पर हम लोगों ने आज चर्चा की है। और मैं यही बता दूं कि यह दुभाषिए की प्रवृत्ति अगर आप सीख जाते हैं, क्योंकि 2 भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, तो आप जाने कि आपके पास अवसर भी बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में हो या आपके शिक्षा के क्षेत्र में हो, या आप जो है किसी राज सत्ता से जुड़कर किसी कार्यालय विशेष में जुड़ा एक अधिकारी के रूप में जुड़े हुए हों, वहाँ ये अवसर आपको मिलता है, क्योंकि हर एक को दुभाषी की आवश्यकता होती है। देश विदेश में जो बाहर से विदेशी आ रहे हैं घूमने के लिए, भारत में आ रहे हैं, या राजनयिक आ रहे हैं बाहर से, वह यहाँ की भाषा को नहीं जानते हैं, तो उनको एक दुभाषी की आवश्यकता होती है। इसकी सरकारी पोस्टें भी निकला करती हैं। तो मित्रों, इसकी तरफ हमारा एक ये कह सकते हैं कि रोजगार का अवसर देने वाला भी ये कर्म दुभाषी का दिखाई पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को कम से कम 2 भाषाओं, मतलब हिंदी के अतिरिक्त कम से कम 1 या 2 भाषाएं जाननी चाहिए, चाहे वह एक भारत की हो और एक विदेश की हो, तो आपको आगे नौकरी पाने में कहीं अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है।
अगर और आज के इस भूमंडलीकरण के दौर में जबकि हम सारी राष्ट्र की सीमाएं तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी और आवश्यकता हमारी बढ़ती चली गई है। अगर आप लोगों को कोई शंका हो इस संदर्भ में तो पूछ सकते हैं आप लोग पूछ लें, अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो।